हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आशीष पंचाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कई क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं और आगे क्वेश्चंस कराता रहूंगा। हिस्ट्री से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो ऑप्शनल से भी संबंधित होंगे और जीएस पेपर से भी संबंधित होंगे। वैसे तरह ज्योग्राफी ऑप्शनल भी होगा, उसके साथ साथ आपका जीएस से संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप ऑप्शनल अच्छा कर रहे हो तो आपका, यदि ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में जीएस को मजबूत कर सकते हैं उसी के आधार पर। तो ऐसे हमारे जीएस पेपर से और ऑप्शनल से हम और सभी ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट हमारे हैं ऑप्शनल में, वैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चंस आपके सामने शो और ज्यादा हमें बर्डन करके नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर आज हम लोग एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस को हमको लगता है कि शायद बच्चे बहुत कम ही होंगे जो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को कुछ समझना है। जब हम सबसे पहले रिवर्स पढ़ते हैं तो रिवर्स में सबसे पहले हम उसे फीचर्स देखते हैं, हिमालय की जो नदियों की फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, और पेनिनसुलर रिवर्स की क्या है, कैसे कैसे डिफरेंस होता है उनके बीच में। पेनिनसुलर को भी डिफरेंस करते हैं, हिमालय को भी डिफरेंस करते हैं, जो हिमालय से जो नदियां ऑरिजिनेट होती हैं उनको भी डिफरेंस करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे उनको हम इंडस रिवर सिस्टम से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग गंगा रिवर सिस्टम से पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के आधार पर वो अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। परंतु इसमें क्वेश्चंस में क्या है कि साफ साफ कहा गया है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां, आपको पता होना चाहिए कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां दो हैं, ठीक है, और इनके बीच हमें अंतर स्पष्ट कीजिए और कारण बताइए। जबकि पूर्व की नदियों द्वारा इसका मूल्यांकन करना है, प्रायद्वीप नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण। ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे वाले पॉइंट्स पर जाएंगे, ठीक है। आपके सामने दो क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस बने हुए और अलग अलग आधार पर लिखना है। अब बात आती है कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय नदी, ठीक है। हम डाल लेते हैं हिमालय नदी और इधर डाल लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। आप इसको डिवाइड करके एक इस आधार पर भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। कोई आंसर राइटिंग में इतनी ये नहीं है कि इसको अलग अलग करके लिखे। एग्जामिनर सिर्फ आपके हिमालय नदी के फीचर्स देखेगा और प्रायद्वीपीय नदियों के फीचर्स को समझेगा, बस इससे ज्यादा आपको आगे चलना नहीं है। अब देखो हिमालय फीचर्स में आप सबसे पहले लिख सकते हो हिमालय नदियां। आपको पता है ये हिमालय श्रेणी से निकलती है, और ये जो है वो है आपकी ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती, पठार से ऑरिजिनेट होती है। पहला पॉइंट है आपके समझ में, आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो, ये हिमालय श्रेणी से निकलती है। दूसरा पॉइंट है हिम तथा वर्षा पर निर्भर होती है, दूसरा पॉइंट है आपके समझ, ठीक है। और ये सिर्फ केवल मौसमी वर्षा पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है, और इनका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है
कम होता है। इसके बाद अब चौथा पॉइंट है, इनकी लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो। और इनकी लंबाई कम होती है, कम होती है। ये भी लिख सकते हो, बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, परंतु ये छोटे डेल्टाज का निर्माण करती है। सिक्स नंबर में हिमालय क्षेत्र में गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। और यहां पर आप लिख सकते हो, ये नदियां चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। निर्माण करती है। ये नदियां पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार का उदाहरण है। ये केवल अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। ये लिख सकते हैं, ये नदियां पर्वतों में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास होता है, मैदानों में नहीं। ये नदियां जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इतने आपको डिफरेंस मैंने बता दिए हैं कि आप ये डिफरेंस आपके अगर दिमाग में है तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अगर आप हिमालय नदियों के बारे में जानते हैं कि हिमालय नदियों की ये विशेषताएं होती हैं, प्रायद्वीप नदियों की ये विशेषताएं, तो आप आसानी से चीज को कर सकते हो। बहुत कठिन चीज नहीं है। हमने जितने भी पॉइंट्स यदि बनाए हैं वो पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो 100% है। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इनसे 6 है और यहाँ पर 7 है। वैसे पॉइंट्स तो बहुत बन सकते हैं। ये नदियां मैदानी भागों में विसर्ग बनाती हैं, ये भी आप सकते हो, और ये सीधा अनुसरण करती है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम आपको देंगे। ठीक है, इस पॉइंट इतना आप लिख सकते हो, इतना आप कर सकते हो। एक बार फिर से आप इसको कर सकते हो। ये हिमालय श्रेणी से निकलती है, वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियां हिम तथा वर्षा पर निर्भर होती है और ये मौसमी वर्षा पर ही निर्भर होती है। इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, उनकी लंबाई, जलग्रहण क्षेत्र इनका बड़ा होता है, उनका कम होता है। फिर क्या है, इनकी लंबाई सर्वाधिक होती है, इनकी लंबाई कम होती है।
बड़े डेल्टाज का निर्माण करती है, वो छोटे छोटे डेल्टाज का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में गहरी गहरी घाटियों का निर्माण होता है और वहाँ जब ये नदियां प्रभावित होती हैं तो चौड़ी चौड़ी घाटियां बनाती हैं इन क्षेत्रों में। ये नदियां पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों प्रकार के उदाहरण है, वो सिर्फ केवल अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। इसके बाद यह नदी पर्वतों में जल विद्युत परियोजनाओं का भी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, परंतु ये नदियां मैदानों में नहीं। इस चीज आपको लिखना होगा, ये नदियां मैदानों में ये विसर्प जो है क्या कहते हैं ये सॉरी ये नदियां जो है मैदानों पे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है हिमालयी नदियां, परंतु जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो हिमालय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप देख सकते हैं नदियां जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद हम आगे और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। अब हम लोग हिमालय नदियों में 10वां पॉइंट देखेंगे। हिमालय नदियां मैदानी भागों में जब प्रवेश करती हैं तो विसर्प बनाती हैं या मार्ग अनुसरण करती हैं। मार्ग अनुसरण करती है। ठीक है, मतलब सीधा मार्ग अनुसरण करती है। आप लिख सकते हो सीधा मार्ग अनुसरण करती है। प्रवेश करती तो विसर्प बनाती हैं और मार्ग परिवर्तित करती है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो सीधा मार्ग अनुसरण करती हैं। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद 13 नंबर का जो पॉइंट है, ये नदियां युवावस्था कहलाती हैं, क्योंकि इसमें पानी परमानेंट बना रहता है, परंतु इसमें जो पानी रहता है वो परमानेंट नहीं रहता। आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें परमानेंट पानी नहीं रहता। इस पर ये अपना प्रायद्वीपीय नदियों पर, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियां पौड़ अवस्था की नदियां कहलाती हैं। पौड़ अवस्था की नदियां कहलाती हैं, मतलब वृद्ध अवस्था की नदियां कहलाती हैं। ठीक है, नदियां कहलाती हैं। ये 11 पॉइंट्स हमने कुल मिला करके इसको डाले हैं। ठीक है, आप और अधिक पढ़ सकते हैं तो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको तैयार हो और आप पूरा नहीं लिख पाए। तो ऐसा होता है कि आप नहीं लिख पाएंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है, आपको जितनी जल्दी जितने कंटेंट आपको दिमाग में आए, जितने पॉइंट्स दिमाग में लिख डालो, चाहे 9 हो चाहे 10 हो चाहे 11, ये नहीं देखना, वहां पर समय को विशेष ध्यान रखना है और जो लिखना है, जो क्वेश्चंस पूछा जाए इसके बाहर हमें कुछ भी नहीं लिखना। इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो पूरी तरह से हमारी आशा है कि आप लोग बेहतर करके आंसर राइटिंग आएंगे। ठीक है, अब हम आपको बता देंगे कि अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला हमारा आंसर राइटिंग में वही सेकंड पॉइंट्स क्या कहलाता है, वो सेकंड पॉइंट्स पर जाएंगे। और सेकंड कह रहा है कि पूर्व की नदियां जो है जब डेल्टा का निर्माण होता है, वही पश्चिम की नदियों द्वारा एस्चुरी का निर्माण, मतलब पश्चिम दिशा पर जो गिरती है नदियां वो एस्चुरी बनाती हैं, जो पूर्व की तरफ गिरती है नदियां वो डेल्टाज को बनाती हैं। आपको बता दें दूसरा मूल्यांकन ये है कि हिमालय नदियों की लंबाई सर्वाधिक होती है। ये सबसे पहले आप लिखेंगे, लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में
तीव्र ढाल के कारण नदियां तीव्रगामी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं तथा मैदानी भागों में धीमी गति हो जाती है। धीमी गति होती है। सबसे पहले मैदानी भागों में धीमी गति होती है, ये पॉइंट्स आपका डालना है। हिमालय क्षेत्रों में तीव्र ढाल के कारण मैदानी भागों में नदियां तीव्रगामी होती हैं। ठीक है, जब मैदानी भागों पर उतरती है तो धीमी गति से हो जाती हैं और सर्वाधिक मात्रा में गाद, मिट्टी, सिल्ट, ठीक है, ये सभी लेकर के आगे बढ़ती हैं और नदियों की लंबाई सर्वाधिक होने के कारण काफी लंबा सफर तय करते हैं और अपने, ठीक है, इसके पहले भी आप कुछ पॉइंट्स लिख डालो। जैसे आप लिख सकते हो कि हिमालय नदियां ज्यादातर कमजोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि हिमालय नदियां कमजोर चट्टानों से होकर गुजरती, जो पूर्व की तरफ गिरती हैं नदियां। ज्यादातर हिमालय नदियां पूर्व की तरफ गिरती हैं। आपको पता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ गिरती हैं। ठीक है, इंडस को नहीं ले रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि हिमालय नदियां जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो ज्यादातर लंबाई इनकी सर्वाधिक होती है। इसके बाद ढाल हिमालय क्षेत्रों में तो बड़ा तीव्र होता है मगर मैदानी भागों में बड़ा धीमा होता है। फिर सर्वाधिक मात्रा में गाद, मिट्टी, सिल्ट ये सभी लेकर के चलती है और अपने मुहाने पर बड़े डेल्टाज का निर्माण करती है और बहुत बड़ी सहायक नदियां भी आकर, मतलब छोटी नहीं है, छोटी और बड़ी बहुत सहायक नदियां उनके आगे मिलती हैं जिससे एक बड़े तंत्र का निर्माण करती है और एक बड़े एरिया को लेकर के भारत में उत्तर भारत के मैदानों से होकर गुजरती है और मुहाने पर डेल्टाज का निर्माण करती है। ये चीज आप लिख सकते हो। परंतु वहीं पश्चिम दिशा में जो बहने वाली नदियां हैं, अगला पॉइंट आपके सामने है। इतना आप लिखने के बाद इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है आपको। और फिर इसके बाद आप फिर लिखना है कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में आप सबसे पहले लिखना है पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती, नदियां सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं। दोनों यानी मुख्य नदियां, लिखो मुख्य नदियां, नर्मदा ताप्ती नदियां जो सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसका कारण है पर्वतों के मध्य से होकर गुजरती हैं, ये लिख सकते हैं आप। पहले नंबर सबसे पहले आप डेल्टा ना बनाने वाली की बात करेंगे कि नर्मदा ताप्ती। आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा ताप्ती तो एक ऐसी नदियां हैं जो बड़े डेल्टाज का निर्माण करती हैं। आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जिनमें मुख्य नदियों में जाना जाता है प्रायद्वीपीय नदियों में। तो ये नदियां जो है आपको पता है कि मैकाल पहाड़ के कमरकंद की चोटी जहाँ से नर्मदा और ताप्ती जो है एक बैतूल तालाब है, ठीक है, वहां से ये निकलती है और पश्चिम दिशा का अनुसरण करती है। सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती बहती है और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा बहती है और ये सीधे मार्ग का अनुसरण करती है। फिर इसके बाद पर्वतों के मध्य से होकर गुजरती है और इनकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जो बहुत छोटी हैं, जो उनको सिल्क और गाद लेकर के इसके साथ मर्ज नहीं होती। ये नदी सिल्क और गाद लेकर नहीं बहती, इसलिए अपने मुहाने पर और ढाल सर्वाधिक होने पर ये अपने मुहाने पर जाकर के एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो नर्मदा ताप्ती की प्रमुख नदियों का। दूसरी बात है कि ये नदियां सर्वाधिक मात्रा में यदि देखा जाए तो ये कठोर चट्टानों से होकर बहती है जहां पर सिल्ट गाद या किसी प्रकार का चट्टान का कटाव नहीं होता। और जब चट्टान का कटाव नहीं होता बेटा तो वहां पर कैसे वो मलबे नदी के साथ बहेंगे। ठीक है,
तो यही कारण है सबसे बड़ा। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिख सकते हो पश्चिमी दिशा में प्रवाहित मुख्य नदियों में नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो सीधा मालवीय का अनुसरण करती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा बहती है और ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण से होकर बहती है। और इस प्रकार ये सीधी नदियां हैं और इनमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के सहायक नदियों के रूप में ज्वाइन होती हैं, परंतु वो नदियां इतनी छोटी होती हैं कि किसी प्रकार चट्टानों से भाग से होकर गुजरती, इसलिए किसी प्रकार की गाद सिल्ट या जमाव किसी प्रकार को लेकर के नर्मदा पर नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, इसलिए नर्मदा क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी नदी है और ढाल युक्त नदी है जो जाकर के अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। इतनी बात आप बता सकते हो। ठीक है, और कठोर चट्टानों से होकर इस वजह से कोई गाद से किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया कि पश्चिमी नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है। ये मैंने पूरी बात आपको बता दी है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, समझ गए होंगे। मेरी आशा पूरी है कि आप यदि रेगुलर की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं और क्वेश्चन को अच्छा करेंगे। हमारे साथ बने रहेंगे आप लगातार, तो 100% कहीं ना कहीं आप सफलता जरूर मिलेगी आपको। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। बस मेरे अभी जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, कभी लंबा समय के बाद वीडियो आता है, कभी भी आप ये मत सोचिए कि काफी लंबा समय होता है। जब मेरा मन लगता है कि नहीं बच्चों को कुछ नई चीज आज बताई जाए, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, और कोशिश करें आंसर चेक कराने की कोशिश करें, नंबर भी डाल देता हूँ आपको। ठीक है, और सभी लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो मेरे भाई, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और थोड़ा सा प्रमोट करो और आगे बढ़ो, तो और बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो 100% आपका भी भला होगा। अगर मोटिवेशन मेरा ही नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आप सभी लोग नंबर पर आंसर राइटिंग लिख करके सेंड करें, फिर इसके बाद चेक करें, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और फिर आप सही अगर दिशा में काम कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।